हे गाइस, दिस इज योगेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल साइंस हब पर। और जैसा आपको पता है कि अपनी आरबीएससी सेकंड ग्रेड की जो पेपर सेकंड के लिए ये सीरीज चल रही है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। और इसी सीरीज के लास्ट जो वीडियो जिसमें हमने बात की सेल्स के, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, उनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह हमने देखे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं आई होप कि वो आपको समझ आई होंगी और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज जो है इस क्लास में हमको ये जो टॉपिक अपना चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का, ये हमको ख़त्म करना है। और 3-4 जो टॉपिक्स आपके छोटे छोटे से इसके अंदर बचे हुए हैं, जिसमें से एक टॉपिक है अपना सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस या सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है इस टॉपिक से जस्ट पहले, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो उसमें हमने बात की थी साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार जो है हम ह्यूमन के अंदर स्केलेटन यानी कंकाल पाया जाता है, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र हमारे अंदर पाया जाता है, उसी प्रकार साइटोस्केलेटन जो वर्ड है उसी से आपको पता चल रहा होगा कि जो वर्ड है साइटोस्केलेटन वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइटो मीन्स सेल यानी कोशिका होती है, और स्केलेटन की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ है कंकाल, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। उसके अलावा मैंने बात की थी कि वो जो साइटोस्केलेटन है वो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फिलामेंट यानी प्रोटीन के बहुत माइक्रो जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, जो तंतु हैं उनसे मिलकर जो साइटोस्केलेटन है, कोशिका का जो कंकाल है वो बना होता है। और उसमें हमने बात की कि जो कोशिका का कंकाल है वो कोशिका की शेप, मोटिलिटी यानी आकार, और उसके जो सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग हैं उनको बचाने का काम करता है, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स जो है उनसे मिलकर वो बना होता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, ये जो डायग्राम है हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और जो है हमने बात की थी साइटोस्केलेटन के अंदर इसकी। अब साइटोस्केलेटन में जब हमने इसकी बात की तो मेन जो वर्क है इसका, हालांकि मैंने वहाँ पे आपको ये डायग्राम बताया था, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो है साइटोस्केलेटन जो है उसी में क्योंकि हल्का सा जो बेस होता है, ये जो डायग्राम है वो मेनली होता है सीलिया एंड फ्लैजिला का। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ये ध्यान रखिए कि साइटोस्केलेटन में अगर आपने ये डायग्राम पढ़ा है, ठीक है, तो ये जो मेन डायग्राम है सीलिया एंड फ्लैजिला का है, और उसी के अंदर हमने पढ़ लिया था इसको लास्ट टाइम पे, ठीक है। हमने साइटोस्केलेटन जब देखा था तो उसी के अंदर हमने इसकी बात की थी, तो वो आपको वहाँ पे भी समझ आया होगा। लेकिन जब, क्योंकि काफ़ी लंबा वो वीडियो हो गया था, तो क्या दोबारा से आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, वहाँ से आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला अपना जो नया टॉपिक है इसकी हमने बात की। तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो बैक्टीरिया वगैरह जो है मोनेरा में, जो मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर वो आते हैं, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। उसके अलावा पैरामीशियम की मैंने बात की तो उसके अंदर भी सीलिया पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे ये जैसे एक सेल है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक सेल है, ठीक है। ये इस सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल आप इसको मान सकते हैं। इस सेल के अंदर जो है 2 फ्लैजिला हमने बनाए हुए हैं। सीलिया की अगर बात करें तो सीलिया भी ऐसे बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, हेयर लाइक ग्रोथ होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस प्रकार की? हेयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो होती है, यानी जो बाल हैं, रुएं हैं, स्मॉल स्मॉल, उनके जैसी स्ट्रक्चर होती है। सीलिया और फ्लैजिला में एक बड़ा अंतर यह है कि जो फ्लैजिला होते हैं इनकी स्ट्रक्चर बड़ी होती है, जबकि सीलिया जो है वो छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म होते हैं।
जो फ्लैजिला है और सीलिया है दोनों ही सेल की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, लेकिन बात करें अगर सीलिया की तो सीलिया इतने बड़े नहीं होते, तो इतना ज़्यादा जो है मोटिलिटी यानी मूवमेंट जो है सेल को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इतनी ज़्यादा मदद नहीं करते, जबकि फ्लैजिला जो है जिस प्रकार बैक्टीरिया में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं वो जो बैक्टीरिया है उसकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ से जो है जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम अगर जैसे ये एक फ्लैजिला है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हमने काट लिया और अगर जैसे आप समझिए एक बार कि अगर ये जैसे कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये इसी के ऊपर जो है जो इसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये फ्लैजिला निकला हुआ है। अब इस फ्लैजिला को हम लेंगे यहाँ से और इस फ्लैजिला को लेके इसको मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा और ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला काटने के बाद उसी की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रही होगी। वो स्ट्रक्चर ये उसी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है। जब इसको यहाँ से हम काट के और देखेंगे, ठीक है, जब उसकी स्टडी करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इसके अंदर जो है ऐसे 9 जो है इनको बोलते हैं इंटरडबलेट, ठीक है। इंटरडबलेट होते हैं यानी कि दो गोले ऐसे दो सर्कल जो है जैसे एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल जस्ट उसके साइड में, ऐसे इंटरडबलेट उसको बोलते हैं, वो होते हैं। और ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे 9 जो है सर्कुलर में यानी सर्कल में बने हुए होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो फ्लैजिला इसको जब यहाँ पे हम काटेंगे तो उसका इस प्रकार से हम उसको यहाँ पे देख पाएंगे उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये स्मॉल स्मॉल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और उन्हीं से जो है 9 सर्कुलर फॉर्म में और 2 जो है बीच में यहाँ पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इनको बोलते हैं। और ये जो है सेंट्रल सीथ से, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है 2 लाइन्स इनको सेंट्रल सीथ बोलते हैं, ठीक है। जो केंद्रक में उपस्थित होती है तो सेंट्रल सीथ इसको बोला जाता है। और 2 जो है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल यानी यही जो स्ट्रक्चर है स्मॉल स्मॉल यहाँ पे ये बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर है। तो आप जो है इसको देख सकते हैं, ये जो पूरे के पूरे जो है ये कुछ इस प्रकार बने हुए हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर है। तो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। और जो है अब अगर बात करें तो ये जो है फ्लैजिला और इनमें जो है 9+2 के अरेंजमेंट में ये मिलते हैं, ठीक है। जबकि सीलिया की अगर बात करें तो ये 9+0 होते हैं, क्योंकि सीलिया में जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं। वही बात करें कि 9 ये प्लस 2 जो बीच के सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है उनकी हमने बात की। बाकी ये जो है ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। पेरीफेरी पे है यानी बाहर की साइड है, ठीक है। पेरीफेरी यानी परिधि है, अगर ये परिधि पे है तो ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इनको बोलेंगे। तो 9+2 का अरेंजमेंट इसका होता है। अब बात करें अगर इसकी तो ये जो पूरा का पूरा कोर है, ठीक है, इसको हम कोर बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है एक्सोनिम, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सोनिम। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो है पूरा का पूरा कोर, इसको एक्सोनिम बोला जाता है। यही एक्सोनिम जो है ये 9 पेरिफेरल इंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और ये एक्सोनिम है, ठीक है। तो एक्सोनिम का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है फ्लैजिला और सीलिया उनके अंदर एक्सोनिम का जो अरेंजमेंट है 9+2 की फॉर्म में होता है। तो ये जो है आपको यहाँ से समझ आया होगा, इसमें और कुछ है नहीं। सीलिया और फ्लैजिला में हमको बस इतना ही पढ़ना है। ये आपका यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की, ठीक है। ये आपने बनाया होगा तो हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की। तो यहाँ जो है हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसी के अंदर हम सेंट्रियोल की बात करेंगे। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स, इसके बाद न्यूक्लियस एक लास्ट और बड़ा टॉपिक आपका बचता है, ठीक है। तो उसको भी हम खत्म करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये क्या होता है, सेंट्रोसोम एक सेल होती है ना, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास ही कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर उपस्थित होती है यानी कि ये जो है इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, इनको बोलेंगे सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है
मेड ऑफ टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल। ये जो है ये दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक जो सेंट्रियोल कुछ इस प्रकार है और एक जो है सेंट्रियोल कुछ इस प्रकार यहाँ पे अरेंज होते हैं, इसी स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो इनमें एक जो है वो मदर सेंट्रियोल कहलाता है, मदर सेंट्रियोल कहलाता है। जबकि बात करें दूसरे की तो ये डॉटर एक मिनट में इंक डाल लेता हूँ, डॉटर सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है, ये एक जो है डॉटर सेंट्रियोल कहलाता है। और ये जो है इनके चारों तरफ जो है एक प्रकार का प्रोटीन, ये जो है एक प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन होता है और उसका नाम है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उससे बने हुए होते हैं। ये जो है प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की। ये भी जो है ऐसे स्मॉल बहुत ही सूक्ष्म, अगर मैं बात करूँ तो पाइप्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं और उनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ इसी प्रकार इस साइड भी पाए जाते हैं, कुछ इसी प्रकार इस साइड भी पाए जाते हैं। और ये कुछ बहुत सूक्ष्म ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो फिलामेंट होते हैं उनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करें तो ये जो है यही जो है जो अभी हमने पढ़ा फिलामेंट, और उसके अंदर पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, ट्रिपलेट्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स थे, उनकी हमने बात की। तो और उसके अंदर जो है लास्ट वीडियो जो है अगर आपने देखा है तो मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया नहीं था, जबकि जो स्मॉल एंटीने के जैसी स्ट्रक्चर होती है उनको रेडियल स्पोक बोलते हैं, और रेडियल स्पोक जो है वो इससे कनेक्टेड हुए होते हैं। ठीक है, और हर एक जो रेडियल जैसे नो स्ट्रक्चर थी उनकी, तो कुछ उस प्रकार से उसके अंदर उपस्थित होते हैं। और लास्ट जो अगर फंक्शन की इनकी फंक्शन की बात करें तो इनका जो फंक्शन है, इनका जो मेन फंक्शन है वो सेल डिवीजन जब होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड करती है, ठीक, तब क्या है स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर, हिंदी में इनको बोलते हैं तंतु। स्पिंडल का मुझे पता नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा तंतु इसको बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। तुर्की लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वैसे कुछ तंतु यहाँ पे बनते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये कोशिका है, इसका जब विभाजन होगा तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम जो है ये सेंट्रोमियर, और ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये अगर एक कोशिका है तो इसके अंदर स्पिंडल फाइबर जब बनेंगे तो ये जो है सेंट्रियोल्स, ये दोनों पोल्स पे चले जाएंगे और यहाँ से जो है इसको स्पिंडल फाइबर्स बना के और जो है सेंट्रोमियर को डिवाइड करके अपने अपने तरफ उसको खींचेंगे। तो ये जो है छोटी सी चीज़ और छोटा सा टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा कि इसका जो मेन फंक्शन है सेल डिवीजन के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है, उसको नोट कीजिए। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पूरे की जो यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, न्यूक्लियस। ठीक, उसके बिना जो है पूरी सेल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जितने भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स हमने देखे थे जिसके अंदर यूकेरियोटिक सेल में जब हमने डीएनए पढ़ा, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांगों के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड, ये जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स मैंने बताए थे, यानी कि स्वतः अर्ध स्वतः चालक ये कोशिकांग होते हैं। लेकिन उनको भी जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि उनके पास अपने डीएनए है, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये मेनली जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, मानव में जो है दिमाग यानी ब्रेन होता है जो कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस को, उसी प्रकार अपनी जो सेल है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके अंदर जो है उसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस, उसी की हम बात करेंगे, जिसको नोट कीजिए एक बार। तो बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर
जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मतलब अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई भी जो भी लर्नर है या कॉम्पिटिटर है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स तक ये जो अपना कंटेंट है इसको पहुँचाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। और सीधी बात अगर हम करें तो जो चैनल है, यानी जो अपनी रीच है, जो फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सब तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसी के साथ क्या होगा कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की भी और हमारी भी, वो हमको पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जब कमेंट करेंगे, जब अपनी प्रॉब्लम्स सामने रखेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो जो भी टॉपिक आपको लगता है, अगर आप स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं उसको और आपको समझ नहीं आता, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, उसको मैं जो है चेक करता हूँ कमेंट्स को, और आपका वो जो टॉपिक है स्पेशली आपको चैनल के ऊपर उसका वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो हम लास्ट जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, सबसे आराम से इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है चाहे बोर्ड क्लास की हम बात करें, नॉर्मल एग्ज़ाम्स की हम बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैं ये सब क्लासेस के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है ये जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ अभी मैं पढ़ा अपन जो है टॉपिक, जो अपनी क्लासेस चल रही है टॉपिक वाइज, ये चल रही है सेकंड ग्रेड के लिए, लेकिन बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट वो चाहे रेट लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके अलावा सी-टेट जो है, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो उसकी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है लेवल 2 की हो चाहे लेवल 1 की, अगर ये उनके टॉपिक हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर ये टॉपिक्स हैं तो वो यहाँ पे आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और आपके दिमाग में एक और अगर कोई वीडियो देख रहा है तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सेल के बारे में, जैसे जिसकी खोज किसने की वगैरह वगैरह, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर जो है इसके बाद उनको हम स्पेशली अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो है सेल की वो जो है सेल की जो है हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताते हैं उनको, तो उनको अलग हम पढ़ेंगे तो आसान होगा। यहाँ पे जो है मेनली बायोलॉजी जो है उसको हम उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनको अलग से हम बता देंगे जब आपके ये जो टॉपिक्स हैं क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्योंकि अभी जो है एनसीईआरटी को बेस बनाकर चल रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा डिटेल उस प्रकार की नहीं होती है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से मैं जब आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है एनसीईआरटी क्योंकि साफ साफ आपके दे रखा है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है वो आपको दे रखा है, तो उसको हम पढ़ेंगे बड़ी इत्मीनान से, ठीक है। तो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे, वही हम जैसा कि हर बार देखते हैं कोई सेल है उसके अंदर जो है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो न्यूक्लियस जो है उसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम में देखा था, तो सेल हमने पढ़ी, जितनी बार भी पढ़ी हमने उसके स्ट्रक्चर देखे और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। तो उसी प्रकार एक बार फिर से हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियस को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। अब ये जो है न्यूक्लियस है सेल के अंदर हमने देखा था, और इसके पास जो है हमने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी। तो अभी जो है ये स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा सा आपके दिमाग में वो डायग्राम जो है वापस से बन जाए, इसीलिए हम इसको वापस बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया था। अब ये जो एक सेल है, ठीक है, तो बाहर जो है यहाँ पे उपस्थित है साइटो, यहाँ पे क्या उपस्थित है साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या होगा उपस्थित न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होगा, ठीक है, फाइबर्स की फॉर्म में, और कहीं जाके कॉम्पैक्ट हो सकता है। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें अब आगे आगे आपको समझ में आएंगी। मैं ये सब क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो ये जो है ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो कठोर, जिसके ऊपर राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो उपस्थित थी, राइबोसोम्स उपस्थित थे, उनकी हमने बात की।
और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस हमने बताया था, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, ये न्यूक्लियोपोर कहलाएंगे, ये न्यूक्लियोपोर्स कहलाएंगे। और ये जो न्यूक्लियोपोर्स है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको हम बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक छिद्र है उपस्थित बीच बीच में, जहाँ से जो है क्या होगा कि जब न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे उपस्थित है, डेंस स्ट्रक्चर जो कि आरएनए की बनी हुई होती है, आरएनए जो है आरएनए की बनी हुई होती है, और आरआरएनए वो बनाती है, आरआरएनए जो है वो आगे जाके फॉर्म करता है राइबोसोम्स को, ठीक है, और आरआरएनए की जो एक चेन है वो यहाँ से बाहर आती है, और ये जो राइबोसोम की सब यूनिट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, इसी के साथ मिलकर जो है साइटोप्लाज्म जो है इसमें से प्रोटीन लेकर, जिस भी प्रोटीन की उसको आवश्यकता होती है, अपने जेनेटिक कोड होते हैं जो हम पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल जब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, तो वहाँ हम पढ़ेंगे, उनसे जो है प्रोटीन बनाती है, और सारे के सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है उसी से हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है फॉर्म होती है, क्योंकि अपनी जो स्किन है वहाँ पे भी प्रोटीन है, कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन है, तो ऐसे मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स अपनी बॉडी में बनते हैं, अलग अलग जो है अपने जो हेयर्स हैं उनमें अलग, अपने नेल्स में अलग प्रकार के प्रोटीन है, अपनी मसल्स जो है उनमें अलग प्रकार के प्रोटीन है, तो जो एवरी और ईच जो है सेल है बॉडी की, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, वो सेल से टिश्यूज बनते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको एक टाइम के बाद जब आपको इनकी सबकी नॉलेज हो जाएगी तो आप इनको मिलाएंगे, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है वो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है अपना जेनेटिक मटेरियल, और इसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस हमने पढ़ा और जेनेटिक मटेरियल के बारे में ना पढ़ा तो फिर न्यूक्लियस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही है जो न्यूक्लियस का सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यही जो है पूरी जो सेल है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, कहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कब प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कब सेल डिवीजन होगा, कब जो है कितनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है सेल को, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी एनर्जी बनाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जो है, वैसे तो जो है वो सेमी ऑटोनोमस मैंने बताया था, लेकिन न्यूक्लियस जो है उसको कंट्रोल करता है फिर भी, ठीक है। तो बात करें अगर इसकी डिस्कवरी की, जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो ये डिस्कवरी जो है इसकी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में, ठीक है, 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो है न्यूक्लियस की खोज की गई थी। ये तो बेसिक चीज़ है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस की है, ठीक है, न्यूक्लियोलस की ये स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो ये डीएनए यहाँ पे उपस्थित होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए भी उपस्थित होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। और जो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उससे क्या होगा, हम यहाँ आगे जब हम इनको देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो है ये दोनों मिलकर जो है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये दोनों मिलकर जो है प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म आपको पता चला होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, और ये जो वर्ड दिया था फोंटाना द्वारा जो है प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया गया था, ठीक है, तो ये भी आप नोट कीजिए। उसके बाद हम इधर आते हैं, न्यूक्लियोपोर की हमने बात कर ली, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है उसकी हमने बात कर ली। एक बार ये नोट कीजिए और क्या क्या चीज़ें हैं, हम एक बार इत्मीनान समझेंगे कि डायग्राम आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्पेस की जरूरत है उसको हम मिटाएंगे, ठीक है, और एक साथ जो है चीज़ों को समझेंगे। तो ये एक डायग्राम बनाइए और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको नोट कर लीजिए। अब जो है अगर ये डायग्राम आपने बनाया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम मिटा देते हैं। अब हम जो है बात करेंगे कि जो न्यूक्लियस है कौन कौन सी सेल्स में तो पाया जाता है और कौन कौन सी में नहीं, तो ये हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि नाम आपने देख लिए तो चीज़ें अब आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है इसका क्या नाम मैंने आपको बताया था।
हमारे काम का ये डायग्राम होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस की। हाँ, मैं बात कर रहा था जो न्यूक्लियस है, वैसे तो सभी सेल्स जो है उनके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जहाँ पे जो है न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं उनको किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन का जो है काम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी सेल डिवीजन का जो है वर्क वो नहीं करती। उनका जो है फॉर्मेशन अपनी बॉडी में जो एक फिक्स टिश्यूज हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जो है प्लांट सेल में भी कुछ प्लांट सेल भी जहाँ पे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो सेल हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की होती है कि उनको कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो जो है किसी और जो है सेल्स उन पर डिपेंडेंट होती है। तो हम बात करें, एक तो जो है मेमलियन आरबीसी, मेमलियन आरबीसीज, इनकी अगर बात करें हिंदी में इनको बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो है उनकी जो है लाल रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं इनको हम बोलते हैं। तो ये जो है इनके अंदर न्यूक्लियस जो अनुपस्थित होता है। दूसरी अगर बात करें हम सीव ट्यूब्स की, सीव ट्यूब्स जो है उनके अंदर भी जो है न्यूक्लियस की अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी उपस्थित नहीं होता है। और हम बात करें कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है, मैं कहूँ सेल है एक, लेकिन एक प्रकार के जो यूनिसेलुलर है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। उनके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक प्रोटोजोन है, और प्रोटोजोन कौन सा है जिसके अंदर बाई न्यूक्लिएट ये होता है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म ये है। इसको हिंदी में बोलते हैं दो न्यूक्लियस वाला जो ऑर्गेनिज्म या जीव है, पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर जो है दो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। इसके अलावा पॉली न्यूक्लिएट की अगर हम बात करें, पॉली मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक जो है न्यूक्लियस वो उपस्थित होते हैं। फंजाई का जो हाइफा होता है, तब हम जब फंजाई पढ़ेंगे, जब अगर आपके सिलेबस में 5 किंगडम थ्योरी है तो उसको हम पूरी तरह पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई हम पढ़ेंगे, प्लांटी हम पढ़ेंगे, एनिमिलिया हम पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे उसकी स्ट्रक्चर की। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो अपनी चीज़ है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होने वाली है। अगर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं पढ़ा तो फिर न्यूक्लियस हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो सेल की डिफरेंट अवस्थाओं में, यानी कि जो सेल है, किसी कोई भी जो सेल है उसकी जीवन काल के अंदर दो अवस्थाएं मेनली होती है, ठीक है। यानी सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन जो है होगा उसी टाइम जो है हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, क्योंकि उसी टाइम जो है जेनेटिक मटेरियल है उसको हम दो रूप में देख सकते हैं। एक तो जो है जब सेल जो है, मैं आपको बताऊं, दो रूपों में इसका डिवीजन होता है। एक तो होती है अपनी इंटरफेज। अब ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताना इसलिए जरूरी है कि जेनेटिक मटेरियल हमको यहाँ पे पढ़ना है, वरना इनको हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब भी हमको वापस से पढ़नी है, लेकिन जस्ट ओवरव्यू हम देख लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको सेल डिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उसके लिए भी, और आपको समझ में आ जाएंगी। और जो इंटरफेज है इसके अंदर भी 3 फेजेस उपस्थित होती हैं, G2 और S फेज, ठीक है, 3 फेज होती है। और यहाँ जो है एक फेज होती है M फेज, और M फेज का पूरा नाम है M फेज का पूरा नाम है मैच्योरेशन फेज, यानी कि जहाँ पे जो है सेल है उसमें मैच्योरेशन यानी परिपक्वता होती रहती है। तो जो है हम बात कर रहे थे एम फेज की, इंटरफेज की हमने बात कर ली, इसके अंदर 3 फेज होती है, और एम फेज की हम बात करते हैं मैच्योरिंग फेज इसको बोलते हैं। तो हम बात करेंगे जो इंटरफेज है, इस टाइम पे जो है जेनेटिक मटेरियल कहलाता है क्रोमेटिन, और ये जो है इस टाइम पर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये फाइबर्स के रूप में फैला होता है,
ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर भी आपने सुना होगा, तो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में फैला हुआ होता है। इसके अंदर जो है कहीं तो जो है ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर हमको दिखेगी, कहीं जो है स्टोन प्रोटीन इसके अंदर देखिए, ये जो है प्रोटीन भी जानेंगे। इसके अंदर ऐसे बीड्स तो ऐसे बने होते हैं बहुत माइक्रो। तो न्यूक्लियोल्स वो होते हैं, और जो न्यूक्लियोल्स हैं मिलकर जब उनको हल्का सा कंप्रेस किया जाता है तो फाइबर्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इसके अंदर। जबकि अगर एम्फेज की बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोजोम में। क्रोमोसोम में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार आप नोट कीजिए, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं क्रोमेटिन की अलग से, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर दो रूप में पाया जाता है। तो एक बार हम क्रोमेटिन पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे, और उसके बाद ये जो अपना चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। उसमें एक छोटी सी चीज़ और पढ़नी है, जो क्रोमोसोम है ये जो है अलग अलग स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है, बेसिकली पोजीशन जो है सेंट्रोमियर की, उनके आधार पर। तो ये जो है नोट कीजिए, एक बार डायग्राम बनाइए जो भी। तो ये आपने जो है नोट किया होगा। अब हम जो है क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। मैं क्लास सब मिटा देता हूँ। अब हम जो है पढ़ेंगे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की। तो ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर जो थे उनकी स्ट्रक्चर की। तो जैसा मैंने बताया, ये अपना डीएनए है, ये स्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, ये जो है स्टोन प्रोटीन आपको दिख रहा होगा। और ये जो डीएनए है इसके चारों तरफ रैप, यानी कि इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, और वापस से कुछ इसी प्रकार। अब ऐसे जो है कई सारे स्टोन प्रोटीन होते हैं सेल के अंदर, और उन्हीं में जो है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर है बना लेता है। क्योंकि मेनली अगर बात करें तो ह्यूमन जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए जो है, अगर इसको बिल्कुल सीधा हम करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 2.2 मीटर की होती है। ठीक है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है ये 2.2 मीटर की होती है, यानी 2.2 मीटर का जो है ह्यूमन डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन वो इतना कॉम्पैक्ट और उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतनी होती है कि वो जो है इतनी छोटी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल से भी छोटी जो है माइक्रोमीटर वाली स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये जो है पैक हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये फाइबर है। ठीक है, और ये जो है क्रोमेटिन फाइबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्रोमेटिन फाइबर ये होते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है यहाँ पे उपस्थित है अपना स्टोन स्टोन प्रोटीन। ये उपस्थित है अपना स्टोन प्रोटीन, और ऐसे ही कई सारे स्टेम प्रोटीन, और इनके चारों तरफ जो है ये डीएनए जो है ये लिपटा हुआ होता है। और ये किसी कब स्टेज में होता है? इंटरफेज की स्टेज में। इंटरफेज में जो है जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पाया जाता है। ये मैं आपको बता रहा था। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ये स्प्रेड हुआ रहता है। ठीक है, स्प्रेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर ये जो है स्प्रेड यानी फैला हुआ रहता है। तो ये आप नोट कीजिए एक बार, ये जो है आपको समझ आया होगा। अब जो है हम बात करेंगे सीधे, ये डायग्राम में नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, स्टोन प्रोटीन यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो आप टॉपिक डालिए यहाँ पे। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टोन प्रोटीन है, जब सेल की एम फेज यानी मैच्योरिंग फेज स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यही जो मटेरियल है ये कुछ इस प्रकार से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊंगा इसकी, क्रोमोसोम की। ठीक है, ये जो है सेंट्रोमियर है, और ये जो स्ट्रक्चर है
क्रोमोसोम की। और ये जो डीएनए है कुछ इसी प्रकार हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ और भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के और इसके चारों तरफ रेप्ड हो जाता है। जैसे कि अगर ये इसकी मान लो ये इसकी आर्म है, ये अपना क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है और ये इसकी एक आर्म है, तो ये ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ फिर यहाँ पे जो है इसके साथ एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये पूरा का पूरा जो है एम फेज जब स्टार्ट होती है सेल की, सेल डिवीजन के टाइम पे, तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है और इसके अंदर उपस्थित होते हैं सेंट्रोमियर और ये जो है इसकी आर्म है। ठीक है, आर्म इसको बोल सकते हैं। और इसी के अंदर उपस्थित होते हैं, तो मैं बात करूं कि जो स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन के साथ अगर डीएनए मिलता है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। सोम और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये बनाने के बाद यानी कि हम इसको न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, इसको हम बोल सकते हैं। फिर ये स्टोन के चारों तरफ जो है लिपट कर, स्टोन के चारों तरफ जो है लिपट कर फिर उसके बाद जो है नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, किसके साथ? नॉन स्टोन के साथ। और ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ और मिलकर स्ट्रक्चर बनाती है। फिर एक बार आगे जाके जो है ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल की हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और ये जो है इसकी आर्म्स है, ये सेंट्रोमियर है। ठीक, तो ये हमने देखा। अब जो है हम इसकी जो है जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन जो है दोनों आर्म के ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे क्या होता है कि दो आर्म मैंने बना दिए यहाँ पे, क्योंकि जो एम फेज स्टार्ट होता है, तो क्योंकि जो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है। ठीक है, सेंट्रोमियर इसके पास होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि दो सेल यहाँ पे बनानी है, दो सेल जब इसको बनानी है यहाँ पे, तो जो है क्रोमोसोम जो है दो हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। और ये भी हम पढ़ेंगे जब जेनेटिक मटेरियल का प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, तो हम वापस से इसकी रिप्लिकेशन पे पढ़ेंगे। सेंट्रल डोगमा एक स्ट्रक्चर है, उसको हम पढ़ेंगे, आपने अगर कभी नाम सुना है तो वो जो है इसकी डबल आर्म है। तो मैंने स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाने के लिए बना दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है हम आगे जाके क्रोमोसोम जो है इसको इसके चार टाइप प्रकार पढ़ेंगे कि जो है सेंट्रोमियर के आधार पर इसके चार प्रकार होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो अब इससे पहले जो है एक और छोटी सी चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर बची हुई है, न्यूक्लियोलस, उसको हम पढ़ते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम, तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम जो है बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, कि आज जो है हम इसको फिनिश करके रहेंगे इन चैप्टर इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हुई नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बार इसको जो है ऑब्जर्व किया था किसने? फोंटाना ने। फोंटेना का ये, फोंटेना का ये। ठीक है, उससे हमको क्या लेना है, हमको बस याद रखना है कि फोंटेना द्वारा ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। क्योंकि आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और अगर आपने कभी ये पढ़ा है, आपके दिमाग में जरा सी भी ये भनक आती है कि ये इससे मिलता जुलता है, तो आपको चीज़ याद आ जाएगी। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, स्पेलिंग की भी आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। न्यूक्लियस जो है फोंटाना ने ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। अभी हम न्यूक्लियोलस की हम बात कर चुके थे। तो ये जो है किस प्रकार बनता है कि जो है डीएनए है वो रेप्ड हो जाता है, और ऐसी जो है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि जो डीएनए और आरएनए जो है ये डेंस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है। तो जो अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखी है न्यूक्लियस की, तो उसके अंदर जो है कहीं कहीं जो है लाइट स्ट्रक्चर दिखेगी आपको जेनेटिक मटेरियल की, और कहीं कहीं जो डेंस यानी डार्क स्ट्रक्चर डायग्राम में अगर आपने देखी है तो वो होती है। तो वही जो है न्यूक्लियस होती है। तो इसके ऊपर जो है कोई मेम्ब्रेन तो उपस्थित होती नहीं है, मेम्ब्रेन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ये डेंस स्ट्रक्चर है, बस जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो वो स्ट्रक्चर है। काम की बात करें तो जो है आरएनए जो है, आरएनए वो भी किस प्रकार का? आरएनए। हम आगे पढ़ेंगे आरएनए तीन प्रकार के हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो आरआरएनए का जो है सिंथेसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आरआरएनए जो है उसका फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है, आरआरएनए का संश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है।
ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस कोई भी सेल में पाए जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी सेल जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस अगर किसी सेल को ज़रूरत है तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस अपने पास रख सकती है। ज़रूरत से मेरा मतलब है कि आरआरएनए की ज़्यादा ज़रूरत, यानी कि आरआरएनए का क्या काम होता है, क्या होगा कि जो आरआरएनए है जिसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आरआरएनए एक सिंगल सिंगल जो है चेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिस प्रकार डीएनए जो है डबल हेलिकल होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो जो है स्ट्रेंड्स उपस्थित होते हैं डीएनए के अंदर, जबकि जो है यहाँ पे पॉलीमर की जो जो चेन होती है ये सिंगल होती है। तो आरआरएनए जब है साइटोप्लाज्म में ये पहुंचेगा न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल कर जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, तो वहां पे ये किसके काम आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है किस प्रकार होता है, ये तो हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, अभी हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम बात करेंगे आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसका सिंथेसिस जो न्यूक्लियोलस में होता है, और न्यूक्लियोलस जो है उपस्थित होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। फोंटाना ने इसका नाम दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यानी कि जहाँ पे मैं क्या कह रहा था, जहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है इन सेल्स को, ठीक, तो वहीं पे जो है न्यूक्लियोलस की जो उसी सेल में जो है न्यूक्लियोलस जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको नोट करनी चाहिए, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है क्योंकि, तो कर लीजिए। और मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर अनुपस्थित यानी एब्सेंट होती है, बिना मेम्ब्रेन वाला ये होता है। अब लास्ट टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और बेस्ड ऑन किस आधार पर जो है वो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है उनकी आर्म्स के ऊपर, उनके आधार पर वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो उन्हीं की हम बात करेंगे। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो जो है उन्हीं की हम बात करेंगे। तो जो है हम एक बार इंक डाल लेते हैं पेन में भी। और आई थिंक नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे आपके, तो अभी थोड़ा मेरा बाहर जाना नहीं हुआ, तो मैं जो है दो तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है हम स्ट्रक्चर में मार्कर्स यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से। तो हम दो तीन मार्कर अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेके आएंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपको लगता है लाने चाहिए, तो फिर मैं लेके आऊँगा और फिर उनसे जो है स्ट्रक्चर और भी बेहतर बनेगी, ठीक है, और आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये जो है आज जो है अपनी ये जो क्लास है ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये जो टॉपिक है क्लास खत्म होगी तब तक ये पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। अब सेल स्ट्रक्चर में को कुछ नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स की बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उसकी जो आर्म्स हैं उनके अंदर, तो ये जो है चार प्रकार के हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं चार प्रकार के हैं। अब पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन देयर आर्म्स, ठीक है, उसकी आर्म्स के आधार पे जो है उसकी उपस्थिति सेंट्रोमियर की, उसके आधार पे चार प्रकार के हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दो दो हम पढ़ेंगे। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें
नाम से पता चल रहा है कि जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पे। जैसे कि ये जो सेंट्रोमियर है अपना, चारों तरफ ये जो आर्म्स हैं बराबर होंगी, ठीक है। यानी जो है इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है इन सेंटर में उपस्थित होता है। जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल होनी। जबकि सब मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है ये जो है दो आर्म्स इस प्रकार होंगी, लेकिन दो आर्म्स जो है थोड़ी छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि जो है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर ये है, अभी बीच में अटैच था सेंट्रोमियर, सॉरी एक आर्म ये है, दो आर्म्स और दो आर्म्स ये है, बीच में सेंट्रोमियर यहाँ पे अटैच है। अभी जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर के दो आर्म्स छोटे हो जाएंगे और नीचे बढ़ जाएंगे, ऊपर या उल्टा कैसे भी हो सकता है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे ये उपस्थित रहा अपना, तो इसको हम लिखेंगे कि जो इसमें जो है सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जरा सा दूर होगा, ठीक है। तो ये एक बार नोट कीजिए। अब दो जो उपस्थिति, सॉरी एक बार चलो फिर मैं ऊपर बता देता हूँ, ऊपर का तो आपने नोट किया होगा, ठीक है उसको। तो तीसरा और चौथा जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थर्ड और फोर्थ जो है एक्रोसेंट्रिक, चौथा जो है टेलोसेंट्रिक। तो मैं जैसे डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर जो है एक साइड की जो आर्म्स है बिल्कुल छोटी होती हैं, और बात करेंगे टेलोसेंट्रिक की जो सेंट्रोमियर है, आर्म बिल्कुल टर्मिनल पे उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें बात करें तो एक्सट्रीमली एंड्स पे, ठीक है। जो सेंट्रोमियर है एक्सट्रीमली एंड्स के ऊपर उपस्थित होता है, बिल्कुल बिल्कुल जो है पास, किनारों के पास उपस्थित होता है सेंट्रोमियर। लेकिन टेलोसेंट्रिक की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है सेंट्रोमियर जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है ये टर्मिनल पे, टर्मिनल यानी बिल्कुल किनारों पे उपस्थित होता है, ठीक है, किनारों पे उपस्थित होता है। अब ये जो चारों शेप्स हैं क्रोमोसोम की, ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टेज में आपको ये जो शेप्स हैं वो देखने को मिलेंगी, इसलिए हमने इनकी बात की, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। अब लास्ट जो टॉपिक है अपना, बिल्कुल एक लाइन दो लाइन का टॉपिक है, माइक्रो बॉडीज, उनकी हम बात कर लेंगे क्योंकि उनको भी क्या ही छोड़ना, जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये डायग्राम आप बनाइए एक बार, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा। तो हम बात करेंगे लास्ट जो अपना टॉपिक है उसकी, और वो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ना भी हो तो भी इतना सब कुछ पढ़ लिया तो उसको भी पढ़ ही लेंगे। उसका नाम है माइक्रो बॉडीज। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन्स बाउंडेड, मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स ये होती हैं, ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ये होती हैं, यानी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बाउंड करी रहती है, ऐसी वेसिकल्स ये होती है जिनको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। और ये जो है इनका क्या काम है, इनका काम है दे कंटेन, ये जो है अपने अंदर एंजाइम्स रखती हैं। इसका ये मतलब है एंजाइम्स, कुछ एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं उनको ये अपने अंदर रखती है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं दे कंटेन एंजाइम्स, और हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ये अपने पास एंजाइम्स की उपस्थिति इनके पास होती है। और ये जो है एक और चीज़ की जो है प्लांट यानी पादप एंड एनिमल यानी जंतु, दोनों कोशिकाओं में जो है ये प्रेजेंट होती है। और इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और सेल के बारे में यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हमने जाना, जो यहाँ पे ये जो है खत्म होती है। नोट कीजिए इसको, ठीक है। ये जो है अपना टॉपिक ये क्लियर होता है, तो आपने ये सब नोट किया होगा। अब जो है इसी टॉपिक को खत्म करते हुए हम जो है थोड़ी सी बात करेंगे आपसे किस बारे में,
कि ये जो अपनी सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही जो है 9, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए जो है साइंस जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, 11th 12th में बायोलॉजी की अगर हम बात करें, और 9, 10th चाहे फिर 8th क्लास हो, अगर कमेंट्स होंगे तो मैं वो जो है उनकी क्लासेस ले सकता हूँ। तो बताइए कि हमें वो स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी जो है जिस प्रकार आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम जो है फ्री एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो उसी प्रकार जो है उनकी भी जो है साइंस की पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज एकदम चलाई जाएगी। जबकि हम जो है स्टार्ट 10th क्लास की जो है आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई यानी मिक्स लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, आसानी से समझ आ सकती है, नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 10th क्लास की तो जो है हम 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और वो कंटिन्यू चल रही है। लेकिन हम बात करें जैसे अदर क्लासेस की, तो कमेंट में बताइए, अगर ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, उसको पहुंचाइए। और सर्दी का मौसम है और कोविड जो है वापस से थर्ड वेव के रूप में एक नए वेरिएंट के साथ इंडिया में जो है कदम अपने रख चुका है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, वैक्सीन अगर नहीं ली है तो वैक्सीन लीजिए, और ऐसे ही घर बैठे बैठे देखते रहिए और अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट कीजिए। और ये जो कोर्स चल रही है, अपनी सीरीज़ चल रही है, ये हम तो कंप्लीट करवाएंगे ही सही। तो मेरे ख्याल से आप अगर और एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो अब जैसे मैंने जो टॉपिक करवाया है, आपको लगता है कि जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है ये इसमें कोई कमी है, तो आप एक बार क्वेश्चंस करिए। ये जो टॉपिक से अपना स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट किया है, आपने अगर पढ़ा है सारा का सारा, बाकी वीडियोस देखे हैं, नोट्स प्रिपेयर करें, अब नहीं भी करिए करें तो फिर अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस करिए, आपको पता चलेगा। अगर कोई कमी है हमारी तो बताइए, और आपकी है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं आज क्लास को। थैंक यू।